प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रैगर आचार्य, राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट सेकंड का प्रश्न पत्र सेकंड में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है, संसद के नाम से जाना गया है। यह संसद द्विसदनात्मक होती है के सिद्धांत पर आधारित है या उसके आधार पर गठित है, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में ये बात बताई गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसके नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांत आवश्यक है। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या संसद संप्रभु है, क्या भारतीय संसद संप्रभु है, या यूं कहें कि भारतीय संसद की वैधानिक स्थिति क्या है। इस बात को जानेंगे तो ये पता लगेगा कि भारत में संसद संप्रभुता के विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता या वहाँ से लिया गया है। जैसा कि सर एडवर्ड कोक का मत है कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र सर्वोपरि और पूर्ण रूप से पूर्ण है, इसकी कोई सीमा नहीं बंधी हुई जा सकती है। डीलोम ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद के बारे में ये कह डालना है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। वस्तुतः ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से भी जो असीमित शक्तियां प्राप्त हैं उसे ही हम संसदीय संप्रभुता कहा है। संसद जो कुछ चाहे जिस किसी के रूप में चाहे विधि निर्माण कर सकती है, तथा ब्रिटेन की संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वह देश का कानून बनेगा या होगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था नहीं है, इसकी क्या सीमाएं हैं, उस सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संसद की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को अपनाया जाए। अब ये दोनों देशों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, उनको जानेंगे। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, उसी प्रकार से संसद किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस सर्वोच्च संस्था नहीं है। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो सर्वोच्च संस्था नहीं है। संसदात्मक व्यवस्था एवं लिखित एवं कठोर विधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। इसके अलावा अमेरिका में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है और इसका कारण अमेरिका की कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन और अमेरिका की पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर्शों से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून बनाने की शक्ति नहीं दी जा सकती थी और न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था को अपनाया जाना भी आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन को अपनाया गया है, लेकिन न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं है जितनी सीमा तक अमेरिका के संविधान में है। इसके संबंध में दुर्गादास बसु
की जो बात है, उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायपालिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। इसी के प्रसंग में, इसी के साथ ही डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में सार्वभौमिक प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधान निर्देशित मात्र हैं। नॉर्मन डी पामर लिखते हैं कि भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यद्यपि इसका कार्य भारतीय राज्य के क्षेत्र के लिए विषयों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से इस प्रयोगों को अनेक सीमाएं हैं। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इनकी शक्तियां सीमित हो गई हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संसद की प्रभुसत्ता पर निम्न प्रकार की बाउंडेशंस हैं, सीमाएं हैं। उसमें क्या क्या हैं उनका जिक्र करेंगे। पहली सीमा तो यह है कि लिखित और कठोर संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया है। आसानी से संविधान संशोधन नहीं होते हैं, तो ये भी एक सीमा है। संसद देश के लिए लिखित संविधान की शिशु है, यानी संसद देश के लिखित संविधान की शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित है कि क्या लिखित में प्रावधान है, उसके अधीन आती है। संविधान के अनुच्छेद 245(1) में ये स्पष्ट बताया गया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। ये एक सीमा है। दूसरा है, ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें संविधान के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित किया जाना आवश्यक है। कठोर संवैधानिक कानून संसद के कानून निर्माण की शक्तियां सीमित होती हैं। दूसरी सीमा है संविधान की सुरक्षा का सिद्धांत, तथा यूँ कहें कि संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि भारतीय संविधान संसद को प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करता है, वह संविधान या संविधान की सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय 1973 के केशवानंद भारती विवाद तथा 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया, और इस धारणा में ये बताया गया, ये आशय था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित, परिवर्धित या सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तो ये भी एक सीमा है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। इसके संबंध में प्रोफेसर टी.के. टोपे लिखते हैं कि भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के समान इसकी शक्तियां असीमित नहीं है। ब्रिटिश का जो संसद है उसमें शक्तियां संसद को असीमित बताई गई हैं। इसके साथ ही मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन सब के अलावा संसद की प्रभुसत्ता का सबसे बड़ी सीमा न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है। इसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित कानूनों की न्यायपालिका जांच करती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय ये समझता है कि संसद निर्मित किसी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को अवैध घोषित करता है। इसके संबंध में न्यायमूर्ति V.K. मुखर्जी ये कहते हैं कि यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं है। ये सर्वविदित है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, अन्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था जिस रूप में ली गई है
ये की गई है, उसके कारण भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद और अमेरिका कांग्रेस के मध्य में है। अब अगली सीमा आती है राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून या समुचित सम्मान करना अवगत होता है। संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रभाव नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन का विघटन करवा सकता है। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं, इन शक्तियों की मर्यादाएं हैं। उपरोक्त मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु प्राप्त नहीं है या संप्रभु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है। अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों की। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, किंतु यह विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करती है। इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, तो इनमें महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती हैं। इसकी जो शक्तियाँ हैं उनका उल्लेखनीय निम्न प्रकार से है या उनके वर्णन निम्न प्रकार से है, जिसमें पहली बात आती है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकटकालीन की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद के किसी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो भी संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार से जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र हित में संसद से राज्य सूची में किसी भी विषय या विशेष में कानून बनाने का अनुरोध करती है तो संसद कानून बना सकती है। ये उसको कार्य है या शक्ति है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधित प्रस्ताव अनुदानों की मांग संसद द्वारा स्वीकृति होने पर ही प्रभावी होते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जाएगा और न एकत्रित किया जाएगा। संसद की प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है और नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करके कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में खर्च का अधिकार नहीं है। अगला है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल न केवल उस समय सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है, यानी मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्ता में रह सकता है, सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके सरकारी विधेयकों में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली जो शक्ति है राज्यों से संबंधित शक्तियां हैं। संविधान में संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्यों की इच्छा के बिना उसे सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है। अगला है संविधान संशोधन के संबंधी शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद का ये अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में बहुत बड़े भाग में अकेले संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ ऐसे निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके साथ ही अगली जो शक्ति है या अगला जो कार्य है वो महाभियोग का अधिकार का है। संसद के दोनों सदनों
द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार से उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। उनसे पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपरोक्त शक्तियों को देखते हुए कि क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियाँ और कार्य विस्तृत हैं, बड़े हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल पर कार्य करती है। इस तरह से संसद लोकप्रिय भावनाओं के दर्पण और शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु ये बात भी महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्रवाई चलानी पड़ती है कि क्या लिखा हुआ संविधान में, क्या लिखा हुआ। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्यों में रुकावट पैदा होती है तो संसद संविधान में संशोधन कर देती है, लेकिन संसद को ये अधिकार नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे को बदले या उसको हटा दे, ये अधिकार नष्ट कर दे, ये अधिकार नहीं है। संसद के गठन की बात करते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 69 में ये व्यवस्था की गई कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसमें का निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर के होगा। उसके नाम क्रम से राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 से लेकर के 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय के संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है। अतः इसके लिए हम ये कहें कि प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान में संघीय क्षेत्रों में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व होंगे। धन्यवाद।